Assalamualaikum. I'm Sarah Abdul, student of BS Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the MDCAT 2-month survival guide and how to optimize your study routine. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि MDCAT को जो आपके पास लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, क्या प्लान को फॉलो करना है और अपनी स्टडी रूटीन को किस तरह बेहतर करना है। तो अभी जिस तरह MDCAT में 2 महीने से भी कम टाइम रह गया, तो बच्चे बहुत हरी में, या जैसे जैसे MDCAT करीब आता जाता है तो टेंशन बढ़ जाती है। तो आपने किस तरह इस टाइम को यूटिलाइज करना है। जब आपके पास अब 2 मंथ से भी कम टाइम है तो आपने एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करना है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक पाथ होना चाहिए, आपके पास एक गाइड होनी चाहिए कि जिस गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है, तभी आप MDCAT जैसे ट्रिकी एग्जाम को एस कर सकते हो और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो इन योर फेवरेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर वीडियो में। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से आप फॉलो करते हुए बेहतर पढ़ सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो स्ट्रेटजी में होगा कि आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। अब वीक पॉइंट्स कौन से होते हैं, आपको कैसे पता चलता है? आप जब पेपर कर रहे होते हो या ऑब्वियसली जब आप अपने टेस्ट वगैरह ले रहे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि मेरे यहाँ से इस सेक्शन से MCQ ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। अब जहाँ से ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं इट मीन्स वो आपका वीक पॉइंट है। तो आपने अपने वीक पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर फोकस करना है, सो देन यू विल मूव टूवर्ड सक्सेस। और आपने अपना प्लान वीक बाय वीक रखना है कि आपने गोल्स रखने हैं कि इस वीक में मैंने इतना सिलेबस कर लेना है, इस वीक में मैंने इतना सिलेबस कर लेना है। कि जिस तरह अब गिने चुने 6-7 वीक्स ही पढ़े हैं, तो आपने वीक बाय वीक के इसके लास्ट वीक में जिस तरह क्या अगर आप करें कि लास्ट 2 वीक्स में सिर्फ FLPs करने हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स करने हैं, और अब आप गोल रखें कि इस वीक में इतना, इस वीक में इतना, कि अगर आप उन छोटे छोटे गोल्स रखें और फिर उनको अचीव करें। अब कुछ बच्चे होते हैं कि कभी मतलब 17 घंटा पढ़ने लग जाते हैं और उनका स्लीप साइकिल नहीं ठीक होता, वो उसकी वजह से थक जाते हैं। तो आप ये 17 घंटे हर रोज़ कितनी देर तक पढ़ लोगे? एट द एंड आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इतना पढ़ा किसी से जा भी नहीं सकता। एक ह्यूमन इतनी कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो आप उस 17 घंटे ना पढ़ें, आप चाहे 12 घंटे पढ़ लें, क्योंकि MDCAT इतना टाइम रिक्वायर करता है। लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ें, अच्छा पढ़ें। मतलब उस फिर 12 आवर में आप कोई प्रोक्रेस्टिनेशन से काम ना लें या कुछ भी आप इस तरह ना करें। उसको प्रोडक्टिव बनाएं, उसको अच्छा बनाएं। मतलब जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, उसके दरमियान थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स भी रखें और फिर जो प्लान बनाया उसको एंड तक फॉलो करें। जब आप जो प्लान बनाते हो उसको पूरा कर लेते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उस सेटिस्फेक्शन से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपको पता है कि हाँ मैंने ये प्लान बनाया था, ये मेरा टाइम टेबल था, तो अगर मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं आगे भी करता रहूँगा और इस कंसिस्टेंसी को मैं मेंटेन करूँगा। और अगर अभी कर लिया तो आगे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और मैं करता रहूँगा कि जो मैंने फिर अपना सक्सेस का एक रोड मैप बनाया उसको मैं अगर फॉलो करते जाऊँगा तो इंशाल्लाह आई विल एस इट। कि अगर मैंने कहा था कि ये 10 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, तो अगर आज के दिन में वो हो गए हैं, या मतलब इस वीक तक, इस दिन तक हो जाएंगे, तो हो गए हैं, तो आगे भी अगर मैंने कहा कि 10 मोर चैप्टर्स इस डेट तक हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे। तो ये सेटिस्फेक्शन और ये कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं जो भी आप पढ़ें, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप नोट्स बनाते हैं तो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है। उसके बाद जब एक चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है तो वो वैसे ही आपकी मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर जब आपने रिवाइज करना होता है तो अपनी चीज़, अपनी लिखी हुई चीज़ से रिवाइज करना इज़ वे मोर देन ईजियर देन वो जो बुक की या हर चीज़ की रटी रटाई चीज़ें हैं उनको बस रीड करते जाना। उसके साथ साथ अपने स्टडी और रेस्ट को बैलेंस करें कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप पढ़ते जाओ और रेस्ट ना करो तो आपकी बॉडी या आप सही ही वर्क करोगे या आपका ब्रेन उसी तरह फंक्शन करता रहेगा जिस तरह आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था और 7th डे। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। उसके बाद फिर MDCAT की डेट भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती जाती है। जब एक्सटेंड होती जाती है तो आप वो कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर पाओगे, तो वो नहीं हो सकता। तो आप इस तरह ही करें और फिर उसके साथ साथ अच्छी रिविजन्स करें और फिर इसके साथ साथ आपने जो भी एकेडमी, जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है उसका स्केड्यूल भी फॉलो करें और जिस तरह वो करवा रहे हैं उस चीज़ को भी लेके चलें। और फिर जो अगर आप अथेंटिक बुक्स का मुझसे पूछो तो आई वुड से किप्स की प्रैक्टिस बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। और इवन जो बच्चे किसी और एकेडमी से पढ़ रहे होते हैं तो वो भी किप्स की बुक्स से हेल्प लेते हैं, या मतलब वो पढ़ कहीं और से रहे होते हैं वो भी नोट्स, लेकिन वो किप्स के नोट्स से लाजमी हेल्प लेते हैं। तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक अथेंटिक सोर्स से पढ़ना इज़ वेरी नेसेसरी।
और मेरी टिप आपको यही होगी कि आप उसी तरह एस कर पाओगे MD-CAT कि जब आप एक अथेंटिक मटेरियल से तो पढ़ रहे होगे, लेकिन जब आप एक अथेंटिक मटेरियल चूज़ कर लिया तो उस अथेंटिक मटेरियल पे स्टिक करना, फिर अपने डिसीजन को ट्रस्ट करना और उसी मटेरियल पे स्टिक रहना और उसकी चीज़ें करना और FLPs करना, ना कि मतलब जो रैंडम MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि जब ये टाइम चल रहा होता है तो आपने बहुत सारे इस तरह के पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड हो चुके होते हैं। मुझे आई एम वेरी श्योर कि जो वीडियो में मुझको देख रहे हैं तो वो भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होंगे, बहुत सारे उन्होंने फेसबुक पे इस तरह के पेज लाइक कर लेंगे जिसमें रोज़ का एक MCQ आ जाता है। तो वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो कोई भी रैंडम से MCQs भेज देते हैं, ना वो रिसर्च करते हैं या कुछ भी आ जाता है। तभी वो ठीक हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतने प्रोडक्टिव रूटीन के बाद भी आपसे वो MCQ सॉल्व ना हो तो आप डीमोटिवेट होते हो। तो ऐसे कोई भी रैंडम MCQ सॉल्व नहीं करना स्टार्ट करते हैं, जिस रूटीन से या जिस कंसिस्टेंसी से आप चल रहे हो आप उसको ही फॉलो करो और अपने मटेरियल को FLPs पे बस ट्रस्ट करो। ये इस तरह हर जगह से रैंडम MCQ से हर इन्फॉर्मेशन ले लेना ठीक नहीं होता। मैं आपको कहूँगी मेरी इस वीडियो को जो भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, सारा स्क्वाड्स मेंबर्स देख रहे हैं, तो अब मैं आपको ये बोलूँगी कि अब अगर आप MD-CAT दे ही रहे हो या इस रेस में आ ही गए हो या फिर आपका ड्रीम बन ही गया है अपना किसी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना, तो फिर मैं कहूँगी कि शुरू से लेकर एंड तक अपनी जर्नी में मोटिवेटेड रहना है और बिल्कुल फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। कि अगर अब आपने सोच लिया, टफ डिसीजन ले लिया है कि हाँ मैंने MD-CAT क्रैक करने के, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर में सीट सिक्योर करने के, ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस एस्पायरेंट्स दे रहे होते हैं MD-CAT और जस्ट 3000 सीट्स होती हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अब आप इस जर्नी में आ ही गए हो तो फिर अब अपना सब कुछ इसको दो और फिर अब हर चीज़ की फिक्र छोड़ दो और मोटिवेटेड रहो कि हाँ अब करना है तो करना है। फिर यही सोचो कि अब हैं तो यही 2 मंथ है ना, इस 2 मंथ्स के अगर मैंने इस 2 मंथ्स के अंदर MD-CAT को एस कर लिया तो कितना प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए और फिर लाइफ टाइम के लिए। कि अगर आप एक दफ़ा मेडिकल कॉलेज में एंटर होगे फिर वो वाली मेहनत, या फिर आप डॉक्टर बन के इंशाल्लाह किसी भी इंस्टीट्यूट से बाहर निकलोगे। तो इस तरह की चीज़ें सोच के अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और कंक्लूजन वीडियो का यही है कि आप अपना जो स्टडी प्लान है उसको फॉलो करें, उसके बाद स्टडी और रेस्ट को बैलेंस करें, एक अथेंटिक मटेरियल यूज़ करें और जो सबसे पहले हमने बात की थी कि वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके वीक एरियाज पे फोकस करें, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब आप जिन भी MD-CAT एस्पिरेंट्स को जानते हैं जो 2024 में MD-CAट देने का सोच रहे हैं तो मस्ट शेयर दिस वीडियो टू दोस्त, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें, उनको भी एक प्लान मिल जाए, उनको भी एक गाइड मिल जाए विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर क्लासमेट्स एंड जो भी MD-CAट दे रहे हैं। एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट। Must press the bell icon for more valuable updates from my channel. Thank you so much. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।